बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और भारतीय जो जारहाना अज़ाइम हैं इस खित्ते के लिए तबाह कुन साबित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ देखें अगर कि आलमी जो मंजरनामा है वो तब्दील होता जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल में जो कश्मीर का मुस्तकबिल है वो क्या दिखाई दे रहा है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और सरबराह आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। और सरदार साहब, आपकी इजाज़त से खालिद लोधी साहब से गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे। जनरल साहब, ये जो फॉल्स फ्लैग की बात कर रहा है कि ऑपरेशन हम करेंगे, ये बड़ा उसका ख्वाब है हिंदुस्तान का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दो किस्म के होते हैं जी डेफिनेशन के लिहाज से। एक तो ये कि जिसमें कोई ड्रामा रचाया जाए, स्टेज मैनेज कोई इवेंट अपने ही मुल्क में, जैसे भारत अपने कश्मीर आजाद मकबूजा कश्मीर में करे या मेन भारत में करे, और उसका जिम्मेदार ठहरा दे पाकिस्तान को, ठीक जैसे है। कि पुलवामा में हुआ था ठीक। कि उन्होंने सारा कुछ उनका अपना प्लान किया हुआ था, लेकिन वो सारा मलबा हमारे ऊपर डाल के फिर हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। तो ठीक। एक बहाना बन जाता है जिसको अंग्रेजी में कैसस बिलाई कहते हैं, कि एक हमला करने का बहाना। तो एक तो फॉल्स फ्लैग ये होता है जिसकी ज्यादा बातचीत होती है। दूसरा फॉल्स फ्लैग ये होता है कि आप कोई कार्रवाई करें किसी मुल्क में और नाम किसी तीसरे मुल्क का लग जाए। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में कोई हमला हो और लगे ऐसे कि जैसे पाकिस्तान ने किया है और करवाया भारत ने हो, तो ठीक ये है। फॉल्स फ्लैग के दो वो है अंदाज, जिसका मतलब बुनियादी ये है कि करे कोई और भरे कोई। और ये जो फॉल्स फ्लैग हिंदुस्तान जिसकी हमें इंफॉर्मेशन है जो बार बार हो रहा है, वो ये है कि हमला करने के लिए या सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए बहाना बनाए और उसके लिए कोई ड्रामा करे। ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऐसा ना हो कि हम फॉल्स फ्लैग का इंतजार करते रहे। अगर वो कोई कार्रवाई करना चाहता है तो फॉल्स फ्लैग के बगैर भी कर सकता है। जी, ठीक है। बिल्कुल सही है। लेकिन सरदार साहब, जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि वो ऐसी हरकत करेगा, उसको माजी याद नहीं है कि माजी में उसके साथ क्या हुआ है? देखिए, ऐसे है कि हिंदुस्तान के हालात का पस मंज़र का जायज़ा लेना ज़रूरी है। ठीक है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर किसानों की एक ताकतवर तहरीक चल रही है। ठीक। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान नाकाम हो गया है। ठीक। कोविड की वजह से मईशत नीचे चली गई है। हम्म। खालिस्तान की तहरीक ज़ोर पकड़ रही है। हम्म। ये तीन चार और जो एंटी माइनॉरिटी उनका स्टांस है, ठीक। अक़लियतों के ख़िलाफ़ रवैया है, ठीक है। उसकी वजह से सारा हिंदुस्तान गैर मुस्तहकम हो गया है। हम्म। अगर आप इलाकाई हालात देखें तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके साथ ताल्लुकात में कशीदगी है। ठीक है। मज़ीद आप देखें तो चीन के हाथों बदतरीन किस्म की रुसवाई और मार पड़ रही है, पै दर पे मार पड़ रही है। ठीक है। मज़ीद अगर आप देखें तो ब्रह्मपुत्रा का डैम बन रहा है, जिससे हिंदुस्तान की 40-50 करोड़ की आबादी पानी से महरूम होने जा रही है, और चीन ने ऐलान कर दिया है और हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने फैसला कर लिया है। ठीक है। आलमी सतह पर अगर आप देखें तो ट्रंप की बहुत शय थी, और ये जो मौजूदा हालात हैं ये इसमें आलमी उसका हालात का असर भी है ठीक है। कि वो ये अब भी प्रेशर में आया है। वो अब अपने ऑफिस से जा रहे हैं, हम्म। और वो ट्रांजिशन बड़ी बड़ी मुश्किल उसमें सूरत में फंसी हुई है। ठीक। और 20 जनवरी तक ट्रंप जो है वो अपने पुराने इत्यादियों के साथ मिलकर कोई ना कोई अपना कर्ज, उसके लिए कि ट्रंप का ख्याल तक वो इलेक्शन जीतेगा। ठीक है। तो ये जो सूरत हाल है, इस सारी बदअवासी का हिंदुस्तान ने हमेशा, हिंदुस्तान का अलमिया ये रहा है जिसे हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए कि उसे पाकिस्तान के साथ रिकॉन्साइल किया ही नहीं, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया ही नहीं। ठीक है। हाँ, वो रूलिंग एलिट हो या नॉन रूलिंग एलिमेंट हो, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो एनिमोसिटी है, जो मुखालफत है, दुश्मनी है, नफरत है, तासब है, फतह और शिकस्त का एक रेटरिक है, वो उन्होंने कायम रखा है। ठीक है। इन हालात में हिंदुस्तान जो है अपने दाखिली हालात से तवज्जो हटाने के लिए वो ये समझते हैं कि उनके पास इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। ठीक है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए जिसका आपने जिक्र किया है कि हिंदुस्तान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये बैटल हार्डन्ड आर्मी है, सारी दुनिया में वाहिद फौज है जो दहशतगर्दों के मुकाबले में लड़के कामयाब हुई है, और फिर चुमुखी लड़ाई लड़के तनहा इस वक्त जो है हिंदुस्तान के सर पर सी पैक भी सवार है, वो भी एक फैक्टर है। और फिर रूस के साथ जो हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आई है वो एक फैक्टर है। इलाकाई तौर पर पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हुई है। अब आलमी सतह पर हिंदुस्तान ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन इलाकाई तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई, मुस्तहकम हो गई है, माजी में कभी ऐसे नहीं थी। तो ये फैक्टर्स अगर आप जायजा लें तो हिंदुस्तान पै दर पे बदअवासी का शिकार है। इस बदअवासी में
उसको उसको उसके उसको पाकिस्तान के अलावा कोई चीज़ तो है नहीं जिस बोगी को वो सेल करे। ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि जंग जो है वो हिंदुस्तान के अंदाज़ों के मुताबिक नहीं होगी। हम आखिरी वक्त तक जंग को टालें। जनरल लोधी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का या सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अंदाज़ा होना चाहिए इस बदमाशी में कोई भी बात कर सकता है। आलमी तौर पर उसका इमेज डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। वो चीन के खिलाफ तैयारियां कर रहा था तो उसके मुकाबले में खालिस्तान में फंस गया, किसानों के पास फंस गया, भूटान में फंस गया, बांग्लादेश के पास फंस गया, तो उसका आलमी और इलाकाई सारा इमेज टॉर्निश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उसको बहाल करने के लिए उसने अब कार्रवाइयाँ करनी है। लेकिन बिल्कुल मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसका अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले को मुक्तिबानी साबित होंगे, तो उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की 99% से ज़ायद जो कौम है पाकिस्तान की, अहले पाकिस्तान है, वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। और इस जंग को मैं बिल्कुल आगे चल कर बात करेंगे कि मैं तजवीज़ के तौर पर भी कहना चाहता हूँ कि हम जंग आखिरी वक्त तक टालें। सही बात। लेकिन अगर मुसल्लत हो जाए बिल्कुल तो सही फिर बात इसे है, फैसला कुन और हिंदुस्तान को इबरत का निशान बनना चाहिए। लेकिन जनरल साहब आप क्या कहेंगे कि ये हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है, जो अंदरूनी उसके हालात हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए ये कुछ तो कर रहा है, लेकिन जो वो मंसूबा बना रहा था वो एक्सपोज भी हो गए हैं, और क्या उसकी फ़ौज में इतना दमखम है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ इस तरीके से मुकाबला कर सके? जी वजूहात तो मेरे ख्याल सरदार अतीक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कवर कर दी। एक चीज मैं और सिर्फ ऐड कर दूं जिसका उन्होंने ज़िम्नन जिक्र किया है कि अमेरिका क्या सोचता होगा कि यार ये किस मुल्क के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है, जो चीन से भी मार खाता है, जो पाकिस्तान से भी मार खाता है, जो अंदरूनी तौर पे भी इतना अनस्टेबल है। तो उनको भी ये दिखाने के लिए कि जी नहीं नहीं हम आपके वर्दी पार्टनर हैं और हम इस काबिल हैं, वो शायद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो और ऐसा कोई काम कर बैठे। देखिए एक बात है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान खुली जंग, जिसको ओपन वॉर कहते हैं, ऑल आउट वॉर, उसके तो इम्कानात कम है, नामुमकिन नहीं है लेकिन कम है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, जो मेरा असेसमेंट है कि इस दफा अगर वो कोई शरारत करेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक प्लस, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक से थोड़ा सा बढ़कर होगी। और वो मुझे ज्यादा इम्कान नजर आता है कि वो इंडियन ओशन में करेंगे। वो पाकिस्तान नेवी को पहले निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, एयरफोर्स को इसलिए कि बदला उतरे, जो उनकी नाक कटी हुई है, और शायद पाकिस्तान आर्मी को थोड़ा छेड़ेंगे, ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। लेकिन फिर चूंकि हमारे मंसूबे तो मरबूत होते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि जी अगर नेवी पे हमला हुआ है तो फौज आराम से बैठी रहेगी, या हवाई हमला हुआ है तो फौज आराम से बैठी रहेगी। वो हमारे अपने मंसूबे हैं। साफ ज़ाहिर है वो जब कहते हैं चांद चढ़ेगा तो सब पूरी दुनिया, सूरज चढ़ेगा तो सारी दुनिया देखेगी। मेरा अपना ख्याल ये, मेरी अपनी असेसमेंट ये, और अल्लाह बेहतर जानता है। ये देखें कश्मीरियों की जो कुर्बानियां हैं, ये नामुमकिन है कि वो रंग ना लेकर आए। और उनके रंग लाने का एक तरीका ये भी है कि ये कोई पागलपन करे। वो कहते हैं ना कि जब दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो आप उसको टोके मत, करने दें। सही है। तो मैं तो उन लोगों में से हूं जो दुआ मांगते हैं कि काश ये गलती करें, ताकि उसका जवाब जब हमारा जाए सिक्का बंद तो वो काम हो जाए जिसका इंतजार कश्मीरी भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और सब जो है ना रीशोर लोग कर रहे हैं। तो बाद औक़ात अल्लाह ताला के फैसले इस नौयत के होते हैं कि हमारी समझ में नहीं आते। सही बात है कि जी अगर हिंदुस्तान हमला करेगा तो कश्मीर कैसे आजाद होगा। आप देखिए अगर उन्होंने ऐसा काम किया तो मेरी असेसमेंट में यही होगा इंशाल्लाह कि मकबूजा कश्मीर को शायद आज़ादी हासिल हो जाए। सही है, इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर को आज़ादी नसीब तो होगी। लेकिन सरदार साहब क्या कहते हैं, जो पागलपन मोदी सरकार कर रही है, एक तरफ उस के मुल्क में देखें तो गुर्बत की इंतहा है, लोग आज भी फुटपाथों पे सोते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और वो जंग की बात कर रहे हैं। देखिए जनरल साहब ने भी इस पर जो बात बहुत खूबसूरती से की है कि हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए अपना एक आलमी इमेज कायम किया। ठीक है। सोवियत यूनियन की मौजूदगी में मगरबी दुनिया के खिलाफ सोवियत यूनियन के करीब रहा। सोवियत यूनियन के डिसमेंबर होने के बाद फ़ौरन अमेरिका की गोद में चला गया। ठीक है। और इस बुनियाद पर गया कि उसने चीन को कंटेन करना है, चीन का मासरा करना है, और वो चिंडा सेंचुरी में दाखिल होने के लिए कि चीन के साथ इकोनॉमिक कंपटीशन में। तो उसने बहुत दुनिया को बिगाइल किया, धोखा दिया, बेफूल किया। ठीक है। तो अभी जो वक्त के साथ साथ चीज़ें खुलती जा रही हैं, ख़ास तौर पर बीजेपी के आने के बाद हिंदुस्तान के असल अज़ाइम भी बेनकाब हो गए। और
कैनेडियन लीडर को कहना पड़ा, यूरोपियन पार्लियामेंट को कहना पड़ा, हाउस ऑफ कॉमन के 40-50 मेंबरान को कहना पड़ा कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल ठीक नहीं है, वहाँ पे इनके अज़ाइम ठीक नहीं है, वहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं है। ये बात देखिए ना कि हिंदुस्तान का आलमी इमेज किस तरह बुरी तरह डैमेज हो रहा है। अगर एक मुल्क सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है तो उसके अंदरूनी मामला पर कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म तबसरा कर रहा है और यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग जा रहे हैं। तो और फिर खुद हिंदुस्तान के जो माहिरीन हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो सारे के सारे परेशान हैं कि वो तवक्को कर रहे थे कि हिंदुस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार आएगा, बेरोजगारी बढ़ गई, ग्रोथ रेट नीचे चली गई, इंडस्ट्रीज बंद होने लग गई, कोई नया मनसूबा नहीं आ सका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई। तो ये जो दूसरी टर्म है, ये मोदी साहब शाइनिंग इंडिया की कमिटमेंट दे के आए थे, लेकिन ये बिल्कुल ड्राउनिंग इंडिया और डूबता हुआ इंडिया और तमाम सूरत पैदा हो जी जो बिल्कुल उल्ट हो गया। इस वजह से मैं समझता हूँ कि वो बदआवासी के आलम में है। अभी उनके पास न पाए मानना न जाए रफ्तान, उनके पास कोई सूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो मार खाएंगे, बुरी तरह मार खाएंगे। अभी देखिए कि सरकारी इतलात के मुताबिक, बैनुल-अक़वामी इतलात के मुताबिक चाइना ने लद्दाख के बॉर्डर पर 2 लाख फौज नई डिप्लॉय कर दी है। लेटेस्ट उन्होंने उनके अपने मामलात हैं। हमारे साथ अभी पीछे चीन के डिफेंस लीडर आए थे, एयरफोर्स की मशक़ अगले दिन आर्मी चीफ ने देखिए जाके मायना किया है, जॉइंट मशक़ थी, दफाई मशक़ थी, और उन्हें आर्मी चीफ ने कहा वहाँ कि इससे दोनों मुल्कों की जंगी दिफाई सलाहियत में इजाफा हुआ है। एक वाज़ेह पैगाम था कि हम मुश्किल हालात में इस इलाके में मफादात। वैसे भी सी पैक के बाद चीन जो है वो सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं रहा, सही है, वो फरीक भी है और शरीक भी है, सही है। और अभी हम दरिया के बीच में घोड़े तब्दील करने की पोजीशन में नहीं है। तो अब इस खित्ते में अगर कोई खराबी होगी तो मैं समझता हूँ कि रूस को भी अपना किरदार अदा करना है, चीन को भी अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल सही बात। और अगर आलमी ताकतों से हिंदुस्तान के लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी ने को मदद लेनी होती, सही है, तो ट्रंप की टर्म एक्सपायर कर रही है, अब आखिरी 4 हफ्तों में तो कोई क़यामत नहीं आ सकती। और जो बाइडेन ने अपना नया मैसेज दे दिया है कि दुनिया में ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। वैसे भी वो 40-50 साल का तजर्बाकार स्टेट्समैन है और पॉलिटिशियन है। तो ये जो सूरत हाल है, इससे हिंदुस्तान के अंदर ही बड़ी खौफजदगी है। इसलिए लेकिन जो बाइडेन की वजह से आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान और ज्यादा खौफजदा नहीं हुआ? जी खौफजदा हुआ ना। जो बाइडेन ने जो 2-4 स्टेटमेंट्स दिए, उसने कुछ उसूली स्टेटमेंट दिए, कुछ जनरल स्टेटमेंट दिए, लेकिन वो सारी दुनिया को एक मैसेज चला गया। उन मैसेज का खुलासा ये था, क्रक्स ये था कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिका के लिए, अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए, सही है, और अमेरिका के एलाइज के लिए कोई ज्यादा, और फिर मुसलमान ममालिक के लिए उसने जो कहा, तो इससे एक वाज़ेह मैसेज चला गया कि वो उसकी ट्रंप की पॉलिसीज को रिवर्स करना चाहते हैं। ऐसे ही अभी आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करेंगे। तो सीजनड आदमी है, हौसले से बात करते हैं, और वो देख रहे हैं। अब ट्रंप ने अमेरिका के लिए ये मुश्किलात पैदा कर दी जब उसने कहा, ऑफिशियली कहा कि मुझे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन आ रहा है। अब ये सारी दुनिया का एक ताकतवर दिफाई निज़ाम है, उस पर उसने उंगली उठा दी है। तो ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस के लिए परेशानी की बात है। हिंदुस्तान के अंदर मोदी के इक़दाम जो है हिंदुस्तान के लिए परेशानी की बात है, सारे खित्ते के लिए परेशानी की बात है। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी मोदी ये बात समझता है कि इसके नतीजे में कोई बात हासिल नहीं कर सकता। सही है, बिल्कुल सही है। जनरल साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि पिछले दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को भी उन्होंने निशाना बनाया, और वो जो मुबस्सर मिशन था वो उन मुतासरीन से मिलने जा रहा था जो हिंदुस्तान की जारियत का निशाना बने थे और ख़ुद जारियत का निशाना बन गए। आप इस पर क्या कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब आंखें नहीं खोलनी चाहिए? जी, अक़वाम मुत्तहिदा को अगर आंखें खोलनी होती तो बहुत देर से खुल गई होती, क्योंकि सिर्फ इस साल जो अदाद शुमार है वो कहते हैं जी 3000 खिलाफ वर्जियां हुई हैं सीज फायर की जी। तो 3000 खिलाफ वर्जियां, तो आप ये समझें कि लगातार जंग जारी हुई ना, मतलब एक साल में 3000 खिलाफ वर्जियों का क्या मतलब है? रोजाना की 2 से 3 खिलाफ वर्जियां। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर ऑलरेडी हालत जंग में है। एक खास किस्म की जंग हमारे ऊपर मुसल्लत है जिसको हाइब्रिड वॉर कह रहे हैं। पहले तो हमारे कुछ बहन भाई कहते थे ना जी हाइब्रिड वॉर कोई चीज नहीं है, फिर जब ये डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आ गई और जब हमने अपना फोल्डर निकाला तो उनकी भी आंखें खुली हैं कि ये इस किस्म की कोई चीज है। बात ये मेरे भाई कि दुनिया की आंखें नहीं खुलती जब तक कि उनको अपनी आंखें खीरा करने की कोई चीज ना मिले, और बड़े ममालिक जो है वो यूएनओ को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है ना, अगर ये हम समझें कि
किसी अखलाकियात की बुनियाद पर या किसी बैनुल अक़वामी क़वानीन की बुनियाद पर कोई दुनिया प्रेशर डालेगी भारत के ऊपर, तो ये तो सोचना अब से। ये जरूर है कि जो सिविल सोसाइटी है दुनिया की, जो मीडिया है दुनिया का, जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे और कर रहे हैं, जैसे कि अभी सरदार अतीक साहब कह रहे थे। लेकिन सिर्फ डिप्लोमेसी के मैदान में आप जितना मर्जी कामयाब हो जाए, जो गंभीर पॉलिटिकल मसाइल है वो डिप्लोमेसी अकेली से हल नहीं होते। और ये लोग बड़ा, ये आम है, मैं इसको गलत अलाम कहता हूँ कि जी बातचीत ही असल में मसाइल का हल है। तो मैं हमेशा पूछता हूँ अपने भाइयों से कि मुझे बताओ कि ये मुस्तकबिल करीब में जो जितने ये मामलात हुए हैं, ये सीरिया की जो जंग बंद हुई, ये बातचीत से बंद हुई है। जब अमेरिका उसको नहीं हटा सका, बशार अल असद को, और पता चल गया कि अब ये नहीं हो सकता, तब बातचीत शुरू हुई। ये जब यमन में थोड़ा बातचीत की बात चल रही है, जब पता चल गया जो लोग यमन को बिल्कुल तहबाला करना चाहते थे कि वो नहीं हो सकती, बातचीत शुरू होगी। अफगानिस्तान में जब अमेरिका नहीं हरा सका अफगान तालिबान को, तो बातचीत शुरू होगी। तो भाई हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा जहां बातचीत शुरू हो सके। वो लेवल अभी नहीं पहुंची है। आपको अपने जोरे बाजू को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिटिक्स को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको अपने डिप्लोमेसी के अलावा और जितने लॉफेयर और जितने और शोबे हैं, सबको इस्तेमाल करके एक मजबूत प्लान बना के आगे चलेंगे। तब दबाव डलेगा जब भारत को यह एहसास हो जाएगा कि बातचीत के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। उसको अभी यह एहसास नहीं है। वो एहसास दिलाने के लिए हमें भरपूर मदद करनी पड़ेगी, हर लिहाज से मदद करनी पड़ेगी अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की, ताकि उस नहज पे पहुंच जाए, भारत को समझ आ जाए कि अभी बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। उसके लिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ इंतजार ही नहीं, किसी एक्शन की जरूरत भी है। बिल्कुल सही है। लेकिन सरदार साहब, जिस तरीके से तेज़ी के साथ भारत पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है ना, और बिल्कुल तनाई का शिकार नहीं होता जा रहा, पाकिस्तान को तना करने निकला था और ख़ुद बिल्कुल इबरत का निशान बनता जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो ऐसी है, और अब सी पैक के बाद दुनिया जो है इस बात पर गौर कर रही है, वेस्ट के ममालिक, मगरबी दुनिया, अमेरिकन, खुद हिंदुस्तान की भी एक माशी ज़रूरत है कि किसी न किसी स्टेज पे वो सी पैक का हिस्सा बने। ठीक है। सारी दुनिया पाकिस्तान की अहमियत को, इसीलिए हिंदुस्तान इस बदआवासी के आलम में है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाह रहा था, वो वीटो पावर हासिल करना चाह रहा था, वो इस इलाके में छोटे खिते में सारे ममालिक को नेस्तो नाबूद करना चाह रहा था। ठीक है। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हो गया। यानी ऐसा स्टेज भी आया कि नेपाल की फोर्सेस ने हिंदुस्तान की फौजों पर फायरिंग कर दी। ऐसे ही है। और हिंदुस्तान के जेर कब्जा 350 किलोमीटर इलाका जो है वो नेपाल ने अपने नक्शे में जारी कर दिया। सही है। और ये हुआ कि लद्दाख में जो हुआ, हिंदुस्तान सारा मीडिया चीखता रहा कि आप आलमी सतह पर चीन के हमले को, और चीन के, हालांकि चीन ने हमला नहीं किया, चीन ने अपने डिफेंस में कार्रवाई की, अलबत्ता कार्रवाई बहुत तगड़ी की, बहुत जोरदार कर दी, जो उनसे संभाली नहीं गई और उसका कोई जवाब नहीं दे सके। सही है। तो वो लेकिन ऐसी जगह पर फंस गए हैं कि जैसे मैंने कहा कि अब उसको आगे आने का, और जो बात जल्द साहब कह रहे थे, इस बात का हिंदुस्तान को भी एहसास है कि एक वक्त आ सकता है, वो वक्त हमारी वजह से नहीं, हिंदुस्तान की वजह से आ सकता है कि हम जितने एवेन्यूज हैं सबको एक्सप्लोर करें। ठीक है। हम डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करें, हम पाकिस्तान के अंदर कोई नेशनल डिफेंस एंड डेटरेंट काउंसिल बना दें। ठीक है। कोई सारी कौम को इस एक नुक्ते पर इकट्ठा करना चाहिए, वन पॉइंट एजेंडे पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और डिफेंस, सारी दाखिली सियासत को, मैं कहता हूँ एहतसाब समेत तमाम बातों को 2-4 महीने के लिए मत्तल करके इन हालात में जो है एक निकाती एजेंडा सारी कौम को बुला के इकट्ठा किया जाए, और एक दफाई काउंसिल बना के ऐलान किया जाए कि सारी कौम पाकिस्तान के दफा के मामले में इकट्ठी है। तो हिंदुस्तान को इस बात का एहसास है, इसलिए वो समझता है कि अब पीछे हटे तो क्या करे, आगे जाए तो क्या करे, वरना उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। और जिसको कश्मीर के अंदर 10 लाख फौज जिसकी नाकाम हो चुकी है, 4 हफ्ते के लिए वो आया था, फिर उसके माहिरीन ने कहा कि 4 महीने, अब 600 दिन होने के लिए करीब है, और उसे मकबूजा कश्मीर में पैदल पे नाकामी है। और जनरल साहब ने ठीक कहा कि दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत के निज़ाम के खिलाफ है, फितरत के उसूल के खिलाफ है कि 6 लाख लोगों की जाने जो है वो रायगाह चली जाए, कुर्बानियाँ, मासूम जानू जाने रायगाह चली जाए। और कश्मीर की तहरीक का सबसे बड़ा मेयार ये है, जानने का टेस्ट ये है, देखने का कि फौज कितनी खड़ी है। फौज तहरीक है तो खड़ी है, वरना खड़ी, उसने एनेक्स कर दिया, कब्जा कर दिया। और उसको वैसे भी जो टेरिटोरियल एक उसको चस्का पड़ गया बशी पाकिस्तान के बाद, उसने समझा था कि इसको हम मदगम करेंगे, एनेक्स करेंगे, मर्जर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी उसको वो लोहे का नवाला बन गया,
ना निगल सकता है, ना उगल सकता है। तो ये जो सूरत हाल है, ये बदहवासी की है, फ्रस्ट्रेशन की है, और हिंदुस्तान में लोगों को इस बात का एहसास है कि इसका नुकसान हिंदुस्तान को पहुंच सकता है, किसी दूसरे मुल्क को नुकसान हिंदुस्तान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल सही है जनरल साहब, जो आलमी सतह की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान आलमी सतह पे बेनकाब होता जा रहा है, जो साजिश करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बेनकाब हो जाता है हिंदुस्तान। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट्स उसने जाली बनाई हैं, ये साइबर क्राइम के हवाले से अगर हम बात करें तो आलमी सतह पे इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ? जी, वो अंग्रेजी की कहावत है ना जी कि आप कुछ लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। जी तो यही बात साबित हुई है भारत के सिलसिले में कि वो उन्होंने कुछ देर के लिए तो हमारे पर बड़ा दबाव डाले रखा कि जी ये यहाँ पर टेररिज्म का मंबा है और ये, और कुछ लोगों ने यकीन भी किए रखा। बल्कि मुझे तो हैरत इस बात की, कुछ हमारे अपने लोगों को भी इस बात का यकीन पैदा हो गया कि बाहर का जितना प्रोपेगेंडा था। अब ये भी अल्लाह ताला का एक वो मैं कहता हूँ तरीके होते हैं ना कि वो जो अनर्थ हुआ वो एक तीसरे फरीक ने किया, यूरोपियन डिसइंफॉर्मेशन लैब ने। अगर वो हमने भी फोल्डर बनाया, हम तो चीखते रहे कि ये हो रहा है, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अब चूंकि उधर से आया तो इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हुआ है। और आपने देखा है कि पहले वो सरदार अतीक साहब ने भी जिक्र किया कि किन किन मुल्कों से आया है उसका रिएक्शन। अभी तो और आना है, क्योंकि अभी वो नई नई चीज है, अभी हमने पहुंचानी है मुख्तलिफ जगहों पर, तो इस तरीके से जो है उसका वो और चलेगा। मैं तो ये भी दुआ करता हूँ कि हम अपने अंदर भी ऐसी इस्तेदाद पैदा करनी चाहिए कि इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है, जो मेन मीडिया है, वो झूठ की एक आंधी चला रहा है पूरी दुनिया में, जी और बल्कि हमारे अंदर भी ये इस किस्म के मामलात हैं। तो हमारे लोगों में ये इस्तेदाद पैदा करने के भी और सही चीज उनके सामने रखने की सलाहियत होनी चाहिए स्टेट के अंदर। वो मेरा ख्याल है कि उस पर हमें और काम करने की जरूरत है। बाकी ये है कि कहाँ तक दुनिया प्रेशर डालेगी, वो मैंने पहले भी जिक्र कर दिया। आपने देखा बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं आजकल, वो मिडिल ईस्ट में गए हैं, उनके चीफ गए हैं, और बाकी जो वो क्या किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि जो उनकी साख को नुकसान पहुंचा है उसको वो मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इम्कान इतनी जल्दी कोई नहीं है। और वो मेरा ख्याल है कि क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की पहले से इतला मिल गई और वो एक प्रीएम्पशन होगी हमारी तरफ से, तो वो भी वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। जो ही वो कोई फॉल्स फ्लैग करेंगे हमें पता होगा कि 2 दिन के बाद क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फॉल्स फ्लैग के बगैर भी ये हो सकता है। लेकिन ये है कि जो अभी भाग दौड़ है उसकी ये है, मैं आपको बता दूं कि भी जो पाकिस्तान का रिएक्शन है उसको रोकने के लिए और कोई काम नहीं है। उन्होंने जो करना है वो करने के बाद उसको वो मल्टीप्लाई करेंगे मीडिया से और पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचाएंगे कि देखो जी हमारे ऊपर हमला हुआ, फिर हमने ये किया, और फिर ये कि अभी हमने ये काम कर दिया, और वो एक साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अफवाज की। लेकिन पाकिस्तान ने जो कहा हुआ है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उसके लिए वो परेशान है कि भी ऐसा ना हो कि उनका ये ख्याल है कि पत्थर आने से पहले हम पूरी दुनिया को ये वावेला मचा दें और कहें कि रोको इनको, रोको इनको। इसलिए ये सारी भाग दौड़ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ रुकने वाला है? अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हुई तो वो जहां जाके रुकेगा वो उसका मुझे इल्म है। बिल्कुल सही है। लेकिन सरदार साहब क्या कहेंगे, जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया कि ईंट का जवाब पत्थर, कहाँ तक जा सकता है हिंदुस्तान? देखिए, एक बात ये याद रखनी चाहिए कि जंग जो है छेड़नी आसान है, लेकिन जंग को आप अपनी मर्जी के साथ नहीं चला सकते। जंग फिर अपना कोर्स ऑफ एक्शन उसका खुद उसे तय करना है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हिंदुस्तान की सारी आबादी हॉस्टाइल है। ठीक है। फौजें जंग सिर्फ तरबियत और हथियारों की बुनियाद पर नहीं लड़ती, सही, बल्कि अपनी अपनी मॉरल सपोर्ट की बुनियाद पर, अवामी ताइद और हिमायत की बुनियाद पर लड़ती हैं। ठीक है। वरना अमरीकी वियतनाम में नहीं लड़ सके, अमरीकी अफगानिस्तान में नहीं लड़ सके, हिंदुस्तान कश्मीर में नहीं लड़ सका, हम बांग्लादेश में नहीं लड़ सके थे। इसी तरह आज हिंदुस्तान न कश्मीर की सरजमीन में लड़ने के काबिल है, और ये जंग अगर खुदा न खास्ता शुरू हो गई तो ये जंग तवील हो सकती है। सही है। ये जंग फिर खुली जगह पे लड़ी जाएगी। हमारा इलाका इतना खुला नहीं है, हिंदुस्तान की सरजमीन खुली है तवील जंग के लिए। और ये जंग जो है ये 2 कौमों की जंग में, 2 फौजों की जंग से निकलकर 2 कौमों की जंग में। और हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि जैसा जनरल साहब ठीक कह रहे थे कि हमने इस बात को यकीनी बनाना है, कोई गलतफहमी ना रहे। आखिरी वक्त तक हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी इज्जत पर, आबरू पर, मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को वाज़ेह पैगाम दे कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल में कुछ छेड़छाड़ की गई तो उसको पाकिस्तान अपनी सलामती और बका पर हमला तस्वर करेगा और उसका जवाब देगा। इसलिए कि वहाँ अगर मायूस नहीं है लोग, 10 लाख फौज के हाथों कुचलने के बावजूद, पिसने के बावजूद
गैंग रैप के बावजूद, दुनिया की बदतरीन जुल्म ज्यादती और वायलेशन ह्यूमन राइट्स के बावजूद वो मायूस नहीं है। हमें क्या मायूसी है? इसलिए मैं समझता हूँ कि जंग जो है ये खुली जगह पे लड़ी जाएगी, तवील हो सकती है, और एक एक इंच इंच पर और एक एक गोशे गोशे पर हिंदुस्तान को यकीन दिलाना है कि इसे हम कौमी जंग में तब्दील करेंगे। और फिर उसका नतीजा आखिरी वक्त में वो जो पीछे एक हमारे कमांडर इन चीफ ने जनरल राहिल शरीफ ने बहुत अच्छी बात कही थी, मुख्तसर बात कही थी, लेकिन बड़ी जामे बात कही थी, पब्लिक में गई थी, मीडिया में गई थी। उन्होंने कहा था फिर हिंदुस्तान में नया जोग्राफिया पढ़ाना पड़ेगा। मतलब यह था कि बच्चों को बताया जाएगा कि इतना लंबा चौड़ा हिंदुस्तान हुआ करता था किसी जमाने में, जो अब नहीं है। तो बिल्कुल हम इस बात के लिए हम तैयार हैं। और वजीर आजम ने, वजीर खारजा ने, मखदूम साहब ने जो बाहर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जाकर दुबई में इंटरनेशनल प्रेस को उनकी तवज्जो मबजूल करवाई, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर जो बात की है, खुल के बात की है कि हम किसी हद तक जाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, और आलमी बरादरी जिम्मेदार इन बातों की अगर इसमें बीच में रुकावट नहीं डालते। इसके बाद अब पाकिस्तान पर कोई बोझ नहीं है, अखलाकी सफारती जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि दुनिया इस बात पर तवज्जो दे रही है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं? देखिए, दुनिया जो बजाय जवाब न दे, लेकिन दुनिया को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि साउथ एशिया के अंदर दुनिया के मफादात हैं, हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के मफादात हैं। इस वक्त आप बरतानिया में, अमेरिका में किसी बैंक में कॉल करें तो वो जो कॉल का जवाब मिलता है, कॉल सेंटर जो है वो बम्बई में है, दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ते में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बेशुमार इन्वेस्टमेंट है आलमी बरादरी की, वो हिंदुस्तान को आखिरी वक्त तक एक हाथ से ज्यादा कमजोर होता नहीं देखेंगे। दुनिया पाकिस्तान को भी एक हाथ से ज्यादा कमजोर होता नहीं देखना चाहती। वो देखते हैं कि अफगानिस्तान का अमल जो अमन जो पीस प्रोसेस है, वो पाकिस्तान के बगैर कहीं मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। जिनको कल सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करना है, उनको पाकिस्तान की बका की जरूरत है, पाकिस्तान के वजूद की जरूरत है। तो ये पाकिस्तान को बजायर कहने में जो मर्जी कहें, ये जो डिसइंफो लैब की बात जनरल साहब ने जिक्र किया, 750 ऐसी फेक और जाली और फर्जी तंजीमें और एनजीओज, जिनमें से 34-35 उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पहुंचा दी, और उसमें आज़ाद कश्मीर के, बलोचिस्तान के, बाकी इलाकों के लोगों के नाम उन्होंने दे दिए, उन्होंने सारा एक्सपोज कर दिया, सारा नेटवर्क एक्सपोज कर दिया है कि इधर आज़ादी की बातें लोग करते थे और पता लगता है कि उधर बलोचिस्तान की बातें करते थे, लेकिन पता ये चला कि सारा रॉक ऑफ फंडेड निज़ाम है। सही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम मुश्किल में ज़रूर हैं, लेकिन हम ऐसी ख़तरनाक सूरत में नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता हमारे, देखिए हम पहले भी कोई हिंदुस्तान के रहमो करम पर जिंदा नहीं है, हम अपने मेरिट पर जिंदा हैं और मेरिट पर जिंदा रहना चाहते हैं। और अब हमारे पास बेशुमार मुश्किलात छट गई हैं, अब पाकिस्तान के आगे बढ़ने का टाइम है, माशी तौर पे, दिफाई तौर पे, इलाकाई तौर पे, सफारती तौर पे, बैनुल-अक़वामी तौर पे अब हमें एडवांस करना है। हम ऐसे क्रॉस रोड पे आके खड़े हुए हैं, हमें बहुत झटके लगे, लेकिन हम उससे निकल आए हैं। हिंदुस्तान अब फंसता गया है और गर्दन तक फंस गया है, उसके निकलने का इम्कान कोई नहीं है। अगर बीजेपी कुछ ऐसा कंटिन्यू करेगी तो ये हिंदुस्तान को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचेगा। हिंदुस्तान वैसे भी एक हीट्रोजीनियस एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ये कोई हम ख्याल किस्म के लोग नहीं है। ये या दबाव, मोगलों का दबाव, पठानों का दबाव, सिखों का दबाव, अंग्रेजों का दबाव हिंदुस्तान को इकट्ठे रखता है। हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल से बेजोड़ किस्म की संगत है हिंदुस्तान की अंदरूनी जो है। इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी परेशानी की तकलीफ की बात है, लेकिन कोई मायूसी की बात नहीं है। सही है, लेकिन एक काम जिम्मेदार काम है और हम चाहते हैं कि इस खित्ते का हम बरकरार रहे। जनरल साहब कितना इत्फाक करेंगे सरदार साहब की बात से कि देखें, एक तरफ भारत साजिश तो कर रहा है, वो ख्वाब देख रहा है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जज्बों की बात है कि यहाँ तो जज्बों के साथ कैसे लड़ा जा सकता है, वो कैसे लड़ेगा? जी, इसमें कोई शक शुबे गुंजाइश नहीं। पहली तो एक बात ये है ना कि अमन तो तब होता है जब जुल्म ना हो जी। जब इस कदर जुल्म हो तो अमन के इम्कानात बहुत मादूम हो जाते हैं। ठीक बात। फिर आप ये देखिए कि जैसे सरदार साहब भी कह रहे हैं कि अब भारत एक वो नट क्रैकर सिचुएशन में है, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, पीछे से हुर्रियत पसंद जी। तो वो तो अगर कोई किसी कार्रवाई का सोच रहा है तो अपने लिए खुद ही गड़े में छलांग लगाने के बारे में सोच रहा है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उसको गड़े में छलांग लगाने दीजिए, बल्कि उसको आप एंटाइज कीजिए, उसको आप लेकर आए उस गड़े की तरफ, ताकि उस गड़े में छलांग लगाए, क्योंकि छलांग लगाएगा तो जुल्म खत्म होगा ना। तो सिर्फ हम अमन के दाई नहीं है, हम जुल्म को खत्म करने के दाई भी हैं। तो इसलिए बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अमन सबसे अच्छी ऑप्शन है, लेकिन जुल्म के मौजूदगी में और इस कदर भयानक सूरत हाल की मौजूदगी में शायद हमें अमन इतना सूट नहीं करता जितनी कि कोई ये जब तक कि कोई ये खराबी करें, अल्लाह करे हम उसका जवाब दें, वो गड़े में गिरें
और अमन पैदा हो, जुल्म खत्म हो, तब अमन पैदा होगा, जो कि देर पा होगा। बिल्कुल ये जो सही है। टेम्परेरी सा अमन है, जिसका हर वक्त हमें ये धड़का लगा रहे कि आज खत्म हो गया, कल खत्म हो गया, ये तो आपके असाब पे सवार रहता है। हाँ तो हाँ। ऐसा अमन जो है वो इतना फायदेमंद नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक स्टेबल अमन की जो कि हम सब की चाहत है, और ये जुल्म खत्म करना है, तो उनको ये गलती करने दें, और मैं उन लोगों में से जो दुआ करते हैं कि वो ये गलती करें। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। यही हर बंदे का जो जज्बा है यही है कि जी वो गलती करें ताकि उनको पता चले। लेकिन सरदार साहब, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हैसियत क्या रह गई है, तो क्या कहेंगे? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हैसियत बिल्कुल मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना रोल नहीं प्ले किया, वो बड़ा अफसोसनाक है। ठीक है। आलमी बरादरी ने रोल नहीं प्ले किया, बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जिस वक्त भी अब जिस बात का ये जो डिसइंफो लैब का जिक्र हुआ, ठीक बात है। ये थोड़ी बात नहीं है। ऐसे ही है। इसको मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। पाकिस्तान के अंदर नहीं, सबूत के अलावा जी। कि सारी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो कर रहा था ना, हाँ। साबित ये हुआ है कि सारे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, सारी दुनिया के अंदर फर्जी, जाली, झूठी और मसनूई कार्रवाई हिंदुस्तान कर रहा है। और सबसे बड़ा फ्रॉड अगर है तो हिंदुस्तान। ये हमारा मामला नहीं है कि हमारे खिलाफ कर रहा है। जी। सरजमीन किसकी इस्तेमाल हो रही है? सही है। बेल्जियम की, हॉलैंड की, नीदरलैंड की, स्वीडन की, उनको डेनमार्क एक्शन लेना की, चाहिए। इंग्लैंड की, मैं अफ्रीका की। ये जो सिलसिला हुआ है नॉर्वेजन कंट्रीज की, सही है। हर मुल्क के अंदर उसने अपने 2, 4, 5, 10 अड्डे कायम किए हैं। उस मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है, उस मुल्क के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी है। सही है। आप इंटेलिजेंस के जो स्टाफ भेजते हैं, वो भी जो डिक्लेयर स्टाफ होता है, पता होता है कि आपके मुल्क की इंटेलिजेंस के 10 आदमी यहाँ काम कर रहे सही हैं बात। और कितने कवर्ड है, कितने अनकवर्ड है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ तो सारी दुनिया में इकट्ठे एक्सपोज होने लग गया है। ऐसे ऐसे हालात में आलमी बरादरी को ऐसा वक्त आ सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पोजीशन पर कायम रहें। ठीक है। हम अपनी एग्रेसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किए रखें, सही है। कश्मीर पर सेंसिटाइज करें, अपनी बुनियादों को नहीं छोड़ें। सही बात। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मसला कश्मीर की तस्लीम शुदा बैन अवी कानूनी बुनियादें हैं, ऐसे ही। उनको बिल्कुल हमें कोई मायूसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि तहरीक मौजूद है, हिंदुस्तान फंसा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता जब भी होगा, इसीलिए हम ये कहते हैं कि बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बनेगी और रास्ता जो है सेफरी की मुज़ाकरात के जरिए निकलेगा। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जम्मू और कश्मीर के नुमाइंदे बैठ के आलमी बरादरी असिस्ट करे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो रोड मैप का काम करें और मुज़ाकराती हल, पुरअमन मुज़ाकराती हल निकले। और ये बात आप याद रखिए, कोई लंबी बात नहीं करनी है इस पर, लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहता हूँ कि ये सिर्फ कश्मीरियों की आज़ादी की जंग नहीं है, सही है। ये पाकिस्तान की तकमील की जंग नहीं है, ये साउथ एशिया की सलामती और बका का मसला है। बिल्कुल सही बात। और ये कश्मीरी बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, जो जंग लड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान के जो अज़ाइम हैं वो जनूबी एशिया और फिर बिलवास्ता, अगर आप बिला वास्ता और बिलवास्ता देखें तो ये सारी दुनिया का अमन जो है तबाही की तरफ जा सकता है। ये देखें, सारा एक न्यूक्लियर रिंग बना हुआ है। ये चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया और फिर ये जो अफगानिस्तान है, ये प्रॉक्सी न्यूक्लियर स्टेट है। जितनी नेटो फोर्सेज डिप्लाइड हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियर फोर्सेज, न्यूक्लियर बैक्ड फोर्सेज हैं। तो ये सारा इलाका एक एटमी बारूद का ढेर बना हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान का हाथ रोकना सिर्फ हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं है। पाकिस्तान तो कश्मीरी और पाकिस्तान सारी दुनिया की और खास तौर पर जनूबी एशिया की और एशिया की बका की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए इसमें दुनिया को अपना रोल सूनर और लेटर प्ले करना है, लेकिन शर्त यह है कि हमें मजबूती से अपने पांव पे खड़ा रहना है और किसी नरमी का, कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना। बिल्कुल सही है। जनरल साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि जो कश्मीरी मुश्किल तरीन सूरत हाल में, हालत जंग में और बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, उनको आपका मैसेज क्या होगा? देखिए जी, मैसेज ये है कि अगर उन्होंने ये आपका प्रोग्राम देख लिया और सरदार अतीक साहब की बात सुन ली और मेरी बात सुन ली, तो यही पैगाम है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, उनकी बढ़ चढ़ के मदद जारी रखेंगे। इंशाल्लाह आपने देखा कि हम जैसे डिप्लोमेसी के महाज पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल महाजों पे काम कर रहे हैं, हर महाज पे हमारी तैयारी है। तो वो दिल जमई से अपने तहरीक चलाते रहें। अल्लाह ताला का फजल भी उनके साथ है, अल्लाह ताला की मदद भी उनके साथ है। और पाकिस्तान, जैसे वो सही कह रहे हैं सरदार अतीक साहब कि ये सिर्फ कश्मीरियों की जंग नहीं, ये पाकिस्तान की बका की जंग भी है, ये साउथ एशिया के अमन की जंग भी है और इनडायरेक्टली ये दुनिया के अमन की जंग भी है। और जल्द या बदेर दुनिया ये बात समझेगी और इंशाल्लाह कश्मीरी कामयाब होंगे और पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क बनेगा और टुकड़े टुकड़े होंगे भारत के,
अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। ये सरदार देखते साहब, जाइए। आपका मैसेज क्या होगा कश्मीरी अवाम को? मैं तो उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ शहदा को जम्मू और कश्मीर के। जी सर। और जैसे जनरल साहब ने बजा तौर पर कहा कि उन्हें पूरा यकीन होना चाहिए कि हम उनके कदम कदम पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने दुनिया की तारीख में बहादरी की और मज़ामत की नई तारीख रकम की है। सही है। ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जा सकती और वो वक्त जल्द आएगा कि हिंदुस्तान के मजालम के नतीजे में एक और नई तहरीक ऐसी जन्म ले सकती है कि जो तहरीक इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो और मकबूजा जम्मू कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान के साथ शामिल हो। और बिल्कुल जिस तरह 15 अगस्त को 16 अगस्त को श्रीनगर पर, जम्मू पर, लद्दाख पर पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे, जो 27 अक्टूबर को उतारे गए, बिल्कुल एक बार फिर सारी रियासत पर पाकिस्तान के परचम लहराएं और रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान की तकमील करे और पाकिस्तान एक मजबूत और मुकम्मल मुल्क की हैसियत से दुनिया में रोल अदा करे। बिल्कुल इंशाल्लाह। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अफवाज की हिफाजत फरमाए और कश्मीरी अवाम को जल्द आज़ादी नसीब हो। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के